दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ फैक्ट्रीज भी नहीं है, कार्स भी नहीं है और इवन लाइट बल्ब्स तक नहीं। बिना मशीन्स के सब कुछ हाथों से हो। क्या आपको ये सब अजीब लग रहा है? लेकिन सिर्फ कुछ सेंचुरीज पहले यही दुनिया की रियलिटी थी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले इमेजिन करें 18th सेंचुरी के यूरोप का एक सीन। उस वक्त ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी पर डिपेंड करते थे। हर चीज हाथों से बनती थी, कपड़े भी, टूल्स भी और सारी चीजें जो आज हम इतनी आसानी से ले सकते हैं। अगर आप कपड़े लेना चाहते थे तो किसी लोकल क्राफ्ट्समैन या हाथ से काम करने वाले आर्टिजन से लेने पड़ते थे या आपको खुद बुनने पड़ते थे, और सिर्फ एक कपड़ा बुनने में कई दिन लग जाते थे। सोचे आपके पास सिर्फ एक सूट हो और वो आपने किसी टेलर से बनवाना और वो टेलर उसको बनाने में हफ्ते लगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में और इसके कई रीजन। सबसे पहले ब्रिटेन के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, जैसे कि कोल और आयरन, जो फैक्ट्रीज और मशीन्स बनाने में बहुत काम आए। इसके अलावा ब्रिटेन में कुछ इनोवेटिव थिंकर्स और साइंटिस्ट थे जो नई इन्वेंशंस पर काम कर रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी ब्रिटेन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल थी और नई आइडियाज को सपोर्ट करती थी। ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हुए और नए एरा का आगाज हुआ। अब जरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ आइकॉनिक इन्वेंशंस पर नजर डालते हैं जो गेम चेंजर्स बन गए। सबसे पहले बात करते हैं स्पिनिंग जेनी की, जो टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने में एक रेवोल्यूशन लेकर आई। ये मशीन एक ही वर्कर को कई धागे स्पिन करने देती थी, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। उसके बाद आता है जेम्स फोर्ड का स्टीम इंजन। स्टीम इंजन्स ने ट्रांसपोर्टेशन और मशीन्स को ज्यादा पावर और स्पीड दी, जिससे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। अब ट्रेन और बोट्स भी स्टीम से चलने लगे, जो सामान को जल्दी और एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सोसाइटी पे भी बहुत बड़ा असर हुआ। मैस प्रोडक्शन शुरू हुई, यानी चीजें फैक्ट्रीज में बड़ी तादाद में बन रही थी और सस्ती भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ रिच और पुअर का गैप भी बढ़ गया था। जो लोग फैक्ट्रीज ओन करते थे वो और भी ज्यादा अमीर हो गए थे और जो वर्कर्स थे उनकी वर्किंग कंडीशंस टफ होती जा रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सोसाइटी पे असर डीपली रूटेड था, क्योंकि इसने सिर्फ इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन के तरीके को ही नहीं बदला, बल्कि लोगों के जीने के तरीके को, सोशल स्ट्रक्चर्स को और इवन वैल्यूज और बिलीफ्स तक को इन्फ्लुएंस किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी बड़ी थी कि फिलोसोफर्स और थिंकर्स जैसे कि कार्ल मार्क्स ने इसको एनालाइज करते हुए अपनी थ्योरीज डेवलप की, जिसमें मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म की डिबेट्स प्रोमिनेंट हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटीज में फ्यूडल सिस्टम काफी कॉमन था, जहां लैंड ओनर्स और पेजेंट्स का स्ट्रक्चर प्रेवलेंट था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, एक नया क्लास सिस्टम डेवलप हुआ, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआजी वो अपर क्लास थी जो इंडस्ट्रीज ओन करती थी और प्रॉफिट्स बनाती थी, और प्रोलेटेरिएट वो वर्किंग क्लास थी जो फैक्ट्रीज में काम करती थी और अपना वक्त और एनर्जी बेचती थी इन एक्सचेंज फॉर वेजेस। यहाँ पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल शुरू होती है, जो ये कहती है ये नया सोशल स्ट्रक्चर इनहेरेंटली अनजस्ट है, क्योंकि बुर्जुआजी सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कम वेजेस देते हैं और उनकी वर्किंग कंडीशंस को इग्नोर करते हैं। ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को पॉइंट आउट करते हुए सोशलिज्म और इवेंचुअली कम्युनिज्म की बेस बनी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्लास बेस्ड सोसाइटी को डीपन किया और मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसमें सोसाइटी को कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास में डिवाइड किया गया, जो आज भी कुछ लेवल पर देखा जा सकता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैपिटलिज्म को भी एम्पलीफाई किया, जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस प्राइवेट ओनरशिप में होती हैं और प्रॉफिट पे फोकस करती हैं। कैपिटलिज्म में कंपटीशन और प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस ने कंज्यूमर कल्चर को बढ़ाया, जिसमें लोगों की डिमांड और कंजम्पशन को प्रोडक्शन की बेस पे सेट किया गया। लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स पहले अवेलेबल
नहीं थे वो मैस प्रोडक्शन की वजह से अफोर्डेबल हो गए और कंज्यूमरिज्म का कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया। अब लोगों की नीड्स और वांट्स का फोकस लग्जरी गुड्स और स्टेटस सिंबल्स पे भी बढ़ने लगा। कैपिटलिज्म ने सोसाइटीज को इकोनॉमिकली डेवलप तो जरूर किया, लेकिन ये भी देखा गया कि इसने ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन को भी बढ़ाया। ये सिस्टम वर्कर्स की वेलबीइंग पे फोकस करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने को प्राइमरी एम बनाता है, जो लॉन्ग टर्म में इनइक्वालिटी को इंक्रीज करता है। जैसे जैसे फैक्ट्री कंडीशंस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स ने वर्कर्स को प्रेशराइज करना शुरू किया, लोगों ने रियलाइज किया कि उनको अपने लेबर राइट्स और वर्किंग कंडीशंस के लिए कलेक्टिवली डिमांड करना पड़ेगी। तो फिर लेबर यूनियंस फॉर्म हुई, जो कि बहुत न्यू और रेवोल्यूशनरी थी। यूनियंस का पर्पस ये था कि वर्कर्स अपनी डिमांड्स को कलेक्टिवली प्रेजेंट कर सकें और वेजेस, वर्किंग आवर्स और सेफ्टी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट ला सकें। लेबर यूनियंस ने सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, क्योंकि इसने पहली बार वर्किंग क्लास को वॉइस दी और उनके वेलफेयर और राइट्स की डिस्कशन शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं यूनियंस और स्ट्राइक्स ने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट टेंशंस को भी बढ़ा दिया, जो फ्यूचर में बहुत मेजर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस लाने में मददगार साबित हुई। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल जॉब ज्यादातर शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड थी। इस वजह से लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगे। जब अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा तो शहर की पॉपुलेशन ज्यादा होने लगी, लेकिन ये शहर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतनी रैपिड ग्रोथ हो जाए, इसलिए ओवरक्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन और डिजीज आउटब्रेक्स कॉमन हो गए। इसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी हुई, जैसे कि चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी और इवन क्राइम रेट्स भी अर्बन एरियाज में बढ़ने लगे। कार्ल मार्क्स और दूसरे थिंकर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि ये क्राउडेड अर्बन कंडीशंस एक्चुअली कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट ओनर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए इतनी डिमांड क्रिएट की कि लोग अपने बेटर लाइफस्टाइल और फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके सिटीज में कंजेस्टेड और पुअर कंडीशंस में रहने पर मजबूर हो गए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले फैमिलीज और कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल रोल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, लेकिन फैक्ट्री वर्क और अर्बनाइजेशन ने फैमिली स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट कर दिया। अब घर से दूर फैक्ट्रीज में काम करना कॉमन हो गया था, जिसमें चिल्ड्रन और वुमेन भी इंक्लूडेड थी। पहली दफा औरतों ने लार्ज स्केल पर वर्कफोर्स में एंट्री की, जो बाद में वुमेन्स राइट्स मूवमेंट और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का बेस बना। इस डिस्कशन को सुनकर अब तक आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री ओनर्स ने बच्चों से भी फैक्ट्रीज में काम करवाना शुरू कर दिया। ये बच्चे बहुत ही टफ और अनसेफ कंडीशंस में काम करते थे, जिसमें सेफ्टी का भी ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आज की मॉडर्न दुनिया की फाउंडेशन रखी। आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की रूट वहीं से आती है। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज जब हम नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स भी कंसिडर करने चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को तो अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर बूस्ट दी। पहले जो चीजें हैंडमेड बनती थी और कॉस्टली भी होती थी, अब वो फैक्ट्रीज में फास्ट और चीप रेट पर बनना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उनको अफोर्ड कर सकते थे और इसकी वजह से एक मिडिल क्लास राइज हुई। लेकिन साथ ही में ये भी देखा गया कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इम्बैलेंस बढ़ने लगा। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री ओनर्स के प्रॉफिट्स बढ़ने लगे और दूसरी तरफ वर्कर्स के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी और टफ कंडीशंस में काम करना कॉमन हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्रिटिसिज्म्स पे से एक ये भी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी और प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज किया गया ओवर ह्यूमन वेलफेयर। फैक्ट्रीज में टफ वर्किंग आवर्स, अनसेफ कंडीशंस और चाइल्ड लेबर बहुत कॉमन हो गए, जिसकी वजह से कई एथिकल क्वेश्चन सामने आए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, क्या रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है अगर वो ह्यूमन वेलफेयर पर नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता हो? अगर उस वक्त की सोसाइटी में एथिकल कंसिडरेशंस होती या अगर गवर्नमेंट्स एक्टिवली रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करती तो शायद काम की कंडीशंस और भी इम्प्रूव हो सकती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर भी था। पहली दफा मैस स्केल पर पोल्यूशन स्टार्ट हुई। फैक्ट्री से स्मोक और केमिकल वेस्ट की वजह से एयर और वाटर क्वालिटी
क्वालिटी डिग्रेड होने लगी, अर्बनाइजेशन भी बढ़ी और सिटीज में पॉपुलेशन डेंस होने लगी, जिससे सैनिटेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स पे फर्क पड़ा। ये वही वक्त था जब ह्यूमैनिटी ने ग्रोथ और डेवलपमेंट को फोकस करते हुए नेचर और इन्वायरमेंट को डैमेज करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सोसाइटल और पॉलिटिकल चेंजेस आए वो भी वर्थ मेंशनिंग है। पहली दफा औरतों और बच्चों ने वर्कफोर्स में लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट किया, जो बाद में फेमिनिस्ट और लेबर राइट्स मूवमेंट के लिए फाउंडेशन बन गया। पॉलिटिकल लेवल पर भी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज ने दूसरे नेशंस पर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बढ़ाया, जिसने कॉलोनियलिज्म और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस किया। तो फाइनली दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या सीख सकते हैं और आज के मॉडर्न जमाने में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को कैसे रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं? आज हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ मशीन्स और फैक्ट्रीज की रेवोल्यूशन नहीं बल्कि एक पूरी सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।